Hello friend, this is Saurabh Sinha. I am a student of BSc Agriculture in final year and welcome to my YouTube channel एग्री पाठशाला में। आज हम लोग बात करेंगे, पिछले वीडियो में हमने बात किया था एग्रीकल्चर का जो AFO जॉब होता है उसके सिलेबस के बारे में, और आज हम बात करेंगे शुरू से स्टार्टिंग। हमने उस दिन बोला था कि आपको हम जीरो से हीरो बनेंगे, तो पहले जीरो से स्टार्ट करने के लिए हमने सिलेबस बता दिया। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो एग्रीकल्चर का एक वे होता है कि पहले एग्रीकल्चर जानेंगे, फिर इसका स्कोप जानेंगे और इम्पोर्टेंट जानेंगे, और इसमें जो जो ब्रांचेज आती है वो ब्रांचेज के जानेंगे, फिर इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो आज का इस वीडियो बहुत खास रहने वाले हैं, और इस वीडियो में हम बताएंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, क्यों ज़रूरत है एग्रीकल्चर पढ़ने का, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि स्कोप क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है इन इंडिया में। सारे विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसे दो खंडों में होता है जी। एग्री मतलब होता है एगर, और कल्चर का कल्चर होता है। एगर का मतलब होता है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एगर मतलब सॉइल और कल्टीवेशन। सबसे पहले जब एग्रीकल्चर का स्टार्ट किया गया था तो उस समय एग्रीकल्चर का डिफिनेशन सिर्फ था कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। बट इन दिस टाइम एग्रीकल्चर का परिभाषा कुछ बदल गया है। बदल इसलिए गया है कि इसमें सिर्फ ऐसे भी टर्म यूज होते हैं जिसमें हम सॉइल का यूज ना करके भी फार्मिंग करते हैं, तो क्या वो एग्रीकल्चर नहीं हुआ? वो बिल्कुल हुआ। इसलिए इसका परिभाषा पहले के, हालांकि ये भी परिभाषा सही है, लेकिन इन दिस टाइम इस परिभाषा को चेंज किया गया है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड किया गया है, जैसे विदाउट सॉइल का भी हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक में हम लोग वाटर का यूज किया जाता है। एयरपोनिक जो एयर में किया जाता है। एयरपोनिक ये चीज़ें होती है जिसमें हम सॉइल का सॉइललेस कल्टीवेशन कर सकते हैं। सॉइललेस कल्टीवेशन होता है। तो हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर का एक सफिशिएंट परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका जो वर्ड है लैटिन वर्ड के पहले मतलब ये जानते हैं कि सर ये जुगाड़ क्या होता है, लैटिन ग्रीक ये सब क्या है। ये एक मतलब कंट्री है जहाँ से हम उस वर्ड को यूज करते हैं, तो वहीं बोला जाता है कि लैटिन वर्ड जो है यूज किया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका एगर और कल्चर, एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस विच encompasses all एक्सेप्टेड ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एलाइड एक्टिविटी। मतलब इस परिभाषा कहने का मतलब है एग्रीकल्चर अपने आप में एक साइंस का रोल करती है। उसमें नया नया टेक्नोलॉजी आते हैं, हमें कुछ सीखने को मिलता है, एक साइंस का रोल प्ले करती है। इनकम्पासेस ऑल एक्सेप्ट, इसमें सारा पहलू को लेकर, सारा प्रक्रियाओं को लेकर, ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एलाइड एक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम एलाइड एक्टिविटी करते हैं, जैसे लाइव स्टॉक में हो गया कैटल, बुफैलो। जैसे हमारे देश में जो किसान लोग हैं, हमारे देश में 18 to 85 फार्मर मार्जिनल फार्मर है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ फार्मर कितने प्रकार के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, कि उनके पास जितने लैंड होल्डिंग है उसे हम किस कैटेगरी में रखे गए हैं। जैसे 1 हेक्टेयर है, उनको किस कैटेगरी, मार्जिनल बोलेंगे या सेमी मार्जिनल बोलेंगे या सेमी मीडियम बोलेंगे। तो हमने जाना कि एग्रीकल्चर का मीन्स होता है लैटिन वर्ड से लिया गया है एगर और कल्चर। एगर का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। और इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ हम एलाइड एक्टिविटियाँ भी करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, प्रॉन कल्चर, लैग कल्चर, पोएट्री और फिशरीज, कैटल्स, ये सारे चीज़ एलाइड एक्टिविटीज हुए। जैसे कि बहुत सारे फार्मर ऐसे भी हैं जो अपना खेती के साथ साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ लाइव स्टॉक एक्टिविटियाँ करते हैं, जिससे उनको एक बेनिफिट होती है कि क्रॉप का प्रोडक्शन के साथ साथ
इस लाइव स्टॉक से भी प्रोडक्शन आ जाए, तो ये सारे एग्रीकल्चर कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, क्या इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर का इन इंडिया में। हालांकि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों पढ़ना चाहिए, वाई डिड एग्रीकल्चर। अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंट है और इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, क्यों हमें एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंट क्या क्या है, हम ये जानेंगे। विथ 19% कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ये जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें 19% जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज से आती है। जैसे गुड्स में हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गया, कपड़ा हो गया और चीज़ें हो गए, वो सब गुड्स हो गए। और सर्विसेज में जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का सर्विस दे रहा है, बैंक पढ़ा रही है, बैंक सर्विस देती है। और कोई टीचर आपको टीच करता है, वो सर्विस दे रहे हैं। लाइक जोमेटो भी है, खाना डिलीवर करता है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। दूसरा लाइन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर द अबाउट 16% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट earning and the provide of the raw material to large number of industry, textile, silk, sugar, rice, flour mills production। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर जो है, हाँ एक चीज़ और, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें और जो इंडिया के लोग हैं उसमें 54% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। 44% पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है। इसलिए हमें बचपन से या हमें मतलब 8 क्लास 6 क्लास और 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है। जैसे कि कोई भी टर्म में एक मेजर और एक माइनर होता है। मेजर उसे बोलते हैं जो मोर देन 50% से एबव होता है, और माइनर उसे बोलते हैं जो लेस देन 50% होता है। तो ये मोर देन जो पॉपुलेशन है ये डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, इसलिए हमें कृषि प्रधान देश बोला जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो 54% लोग मिलकर 19% कंट्रीब्यूट करते हैं, 54% पॉपुलेशन मिलकर, और जो 46% पॉपुलेशन मिलकर 81% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 54% पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे प्रोडक्शन और इनकम कम आ रही है वहाँ से, और जहाँ पे 46% है 46% है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा आ रही है। वाई? बिकॉज इसका कारण यही है कि जो 54% वहाँ पे पॉपुलेशन है वो धक्के से है। धक्के से मीन्स ज़बरदस्ती है, वहाँ पे उतना नीड नहीं है, फिर भी वहाँ पे लोग हैं। सरकार चाह रही है कि इस सेक्टर से कम होकर इस सेक्टर में आए और इस सेक्टर में लोग और भीड़ काफ़ी ना लगे। जैसे अगर हमें एक फील्ड पे 5 आदमी का ही ज़रूरत है, 5 लोग का ही ज़रूरत है, तो हमें 10 आदमी रहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि 10 आदमी वो बेरोजगार है फिर तब भी वहाँ पे है। ऐसे या आपको और हमको सुनने को मिलता है कि नहीं पढ़ोगे जॉब नहीं लगेगा, या लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो खेती करना पड़ेगा, अक्सर ये सुनने को मिलता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं धक्के से हैं, इसे इम्प्रूव करना चाहिए। और अब आते हैं तीसरे फैक्टर पे। तीसरा लाइन ये बोल रहा है, दूसरा लाइन ये बोल रहा है कि जो 16% है एग्रीकल्चर में 19% ये दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में। उसमें से 16%, उसमें से जैसे 100 मान लीजिए, 100 में से 16% जो है टोटल एक्सपोर्ट से करती है। एक्सपोर्ट मतलब ये आता, मतलब यहाँ का माल जैसे एक्सपोर्ट, दो चीज़ें होती है, एक इंपोर्ट होती है एक एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो भी वस्तु है, क्रॉप हुआ चाहे जो भी चीज़ हुआ, अपने देश से दूसरे देश में ट्रांसफर ऑफ द आवर कंट्री फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द अनदर कंट्री फ्रॉम आवर कंट्री, मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में लाया जाता है उसे इंपोर्ट कहते हैं।
और इसमें 16% जो है टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग आता है हमारे एक्सपोर्ट से। प्रोवाइड रॉ मटेरियल, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से अगर बात करें तो आप जैसे पोटैटो, बोटनिकल में सोलनम ट्यूबरसम होता है। पोटैटो का रॉ मटेरियल का यूज करते हैं हम चिप्स बनाने में। जैसे हमने खेत से कल्टीवेशन किया, पोटैटो कल्टीवेशन वहाँ से लाया, प्रेस किया, चिप्स का जो प्रोसीजर है अपना सर्विस वाले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो इंडस्ट्री वाले। तो हमें क्या हुआ, एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया, प्रोवाइड एग्रीकल्चर फील्ड करता है। लार्ज इंडस्ट्री मतलब ज़्यादा इंडस्ट्री को, जैसे टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, फ्लावर मिल्स हो गया। जैसे सिल्क के लिए भी हमें करना पड़ेगा एग्रीकल्चर से। फिर शुगर के लिए भी, जैसे गन्ना से ही शुगर बनेगा, तो फिर उसके शुगर के कल्टीवेशन करेंगे, देन शुगर बनेगा। राइस का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, फ्लावर मिल के लिए वीट कल्टीवेशन करना पड़ेगा, देन फ्लावर मिल्स में जाकर फिर फ्लावर मिल्स बनेंगे। फिर तीसरा लाइन पे आते हैं, इंडियन डिपेंड ऑन हेवली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली ऑन द फूड प्रोडक्शन यूनिट आफ्टर द 1916 क्राइसिस इन फूड सेक्टर। 1916 में क्राइसिस आया था, जिसे फूड क्राइसिस कहते हैं। फूड क्राइसिस मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे देश का जनसंख्या 132 करोड़ है, सपोज दैट 132 करोड़ है। इसमें से 100 करोड़ लोगों के पास, 100 करोड़ लोगों के लिए ही हमारे पास खाना बचा हुआ है। बाकी 32 करोड़ को खाना के अभाव है, बट हम लोग कंप्रोमाइज करके एक दूसरे में मैनेज कर रहे हैं, बट इतना अभाव है। तो ये क्या हुआ, फूड क्राइसिस। तो ये 1960 के बाद हमें इस पे भी ध्यान रखा गया। जैसे 1960 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया, डॉक्टर एम स्वामीनाथन जी। उस समय ग्रीन रेवोल्यूशन में एक प्रोग्राम आया था, उसको लिया गया HYVP। HYVP मतलब हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम। हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम मतलब इसमें यील्ड का जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा करना था। तो उस समय फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा हमने यूज किया, उसका प्रभाव, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है हम लोग पर। पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा है कि पॉपुलेशन जितना थे और उतना को हम लोग फूड सिक्योर कर पाए हैं। निगेटिव ये पड़ा है कि अभी भी आप पंजाब की तरफ जाएंगे तो इतना ना फर्टिलाइजर यूज होते हैं कि वहाँ पे कुछ बीमारियाँ अभी भी वो इफेक्ट की है, उस टाइम से भी अभी तक। अब हम जानते हैं हमने पहले क्या क्या जाना, एग्रीकल्चर जाना, फिर उसका इम्पोर्टेंस जाना, फिर हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर का ब्रांच कौन कौन सी है। तो हम जानते हैं ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। नोट डाउन कीजिए और देखिए, नोट डाउन करने के लिए हम इतना देर वीडियो को नहीं रोक सकते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे जैसे टॉपिक समझ में आ गया, अभी से हमें नोट डाउन करना है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर वीडियो को रिज्यूम लिखिए। एग्रोनॉमी, दूसरा सॉइल साइंस, तीसरा हॉर्टिकल्चर, तीसरा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सीड साइंस, वीड साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, entomology, plant pathology, genetics
एंड प्लांट ब्रीडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लैग कल्चर हमारा फिशरीज, फॉरेस्ट्री के बाद लैग कल्चर हो गया। देन हो गए। अब आप लोग का काम ये है कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप एग्रोनॉमी पढ़ेंगे या सॉइल साइंस पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर। और हाँ, एक चीज बहुत कोई होंगे इसमें जो आप इतना सब्जेक्ट देखकर, अभी और है 2 4 और है, ऐड नहीं किया मैंने, इतना सब्जेक्ट देखकर उतावले हो गए होंगे कि यार इतना पढ़ना है। तो हमने जो 4 साल खेल कूद कर बिताया है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। और यहाँ का मतलब ये नहीं है कि फिर हमें 4 साल लगने वाले हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि हमने 4 साल तो बिताया फिर हमें 4 साल पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं। हमें एक अगर एवरेज बताए, एवरेज क्लास के बताए, एवरेज क्लासेस ड्यूरेशन अगर बता दें, हाँ ड्यूरेशन, और यार क्या लिखा है ड्यूरेशन, तो एवरेज 10 रोज 10 डेज, हमें 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। एवरेज बता रहे हैं, कोई कोई क्लासेस लंबी हो जाएगी, जैसे 11 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट वे में आपको तरीका सिखाएं, क्योंकि हमें कोई भी एग्जाम देने से पहले उसमें क्या पढ़ना है ये जरूरत नहीं है, बल्कि ये जरूरत बहुत ज़्यादा है कि क्या नहीं पढ़ना है। अरे पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, तो हमें वो चीज़ पढ़ना है कि एक सही रास्ता मिल जाए कि हमें इतना पढ़ा, इफिशियंटली पढ़ाई करना है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि एग्रोनॉमी पढ़ेंगे या सॉइल साइंस पढ़ेंगे या हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, सीड साइंस, एग्रोनॉमी, उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग। जो भी आप पढ़ना चाहें वो आपकी इच्छा है, आप कमेंट में बताएं। और साथ साथ आप लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट में ये बता दें कि क्या पढ़ना है।